सरस्वत्यै नमः। सा विद्या या विमुक्तये। महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय दरभंगा का हिंदी विभाग उपस्थित है अपनी दैनिक वर्ग तालिका के साथ। आज और अभी मैं हूँ 12वीं कक्षा के उन विद्यार्थियों के साथ जो पढ़ते हैं भाषा और साहित्य के अंतर्गत दिगंत भाग 2। कल के वर्ग में भी यही विषय था और आज भी कल के विषय से ही आगे की पढ़ाई होगी। अभी मैं आपके सामने संपूर्ण क्रांति लेकर चल रहा हूं। आपको मालूम है कि संपूर्ण क्रांति भाषण है। भाषण का साहित्य में जगह मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यह भाषण मामूली भाषण नहीं है। इस भाषण में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो भाषण में नहीं होती है। जयप्रकाश नारायण जी का भाषण निबंध लगता है, साहित्य लगता है। इन्होंने आत्मिक गहराई के साथ पटना के गांधी मैदान को संबोधित किया था। मैं आपके बीच में इसी संपूर्ण क्रांति के अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों के उत्तर के साथ चल रहा हूं। परीक्षा में छोटे छोटे प्रश्नोत्तर आते हैं इसी प्रकार के, इसीलिए अभ्यास को हल करना बहुत ही जरूरी माना जाता है। अगले प्रश्न के रूप में जो प्रश्न मैं देख रहा हूं वह है, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है। यही जेपी की महानता है कि वह किसी की बुराई ही नहीं करते हैं। बुराई तो किसी की नहीं करते हैं। वह कहते हैं कि व्यक्ति मेरे सामने कुछ नहीं है, उसका काम है, यानी आलोचना व्यक्ति के काम की करते हैं। लेकिन व्यक्ति के अंदर में जो गुण है, जो विशेषताएं हैं, उनको भी वह कबूल करते हैं। संपूर्ण क्रांति भाषण निबंध के माध्यम से लोकनायक और राष्ट्र गायक जयप्रकाश नारायण जी ने जिस प्रकार से अपने आत्मिक संबंध को साहित्यकारों के साथ गहराई के साथ जोड़ा, बताया, उसी प्रकार से राष्ट्र सेवकों और राष्ट्रीय नेताओं के संबंध में भी गहरा विचार व्यक्त किया। ऐसे ही राष्ट्र सेवक महात्मा गांधी और राष्ट्र नायक जवाहरलाल नेहरू से भी आत्मीयता को प्रकट किया गया है। वे तो जिस इंदिरा राज के अंत का संकल्प कर चुके थे, उस इंदिरा की भी मर्यादा को नहीं भूलते हैं। मर्यादा का पालन ही जेपी के जीवन का मुख्य उद्देश्य रहा है, चाहे वह मर्यादा व्यक्ति की हो या फिर मर्यादा क्रांति की हो। मर्यादा से अलग वो नहीं रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और कृष्ण की तरह जेपी भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहला सकते हैं। पटना गांधी मैदान के इस भाषण में उन्होंने कहा था कि उनके कुछ पुराने मित्र चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी में मेल मिलाप हो जाए। तो मित्रों याद रखिएगा, इस भाषण में अनेक जगहों पर विद्यार्थियों को उन्होंने मित्रों के रूप में संबोधित किया है। मित्र संबोधन में जो आत्मिक इत्र है वह कहीं नहीं है। मित्र भाव ही सर्वोत्तम भाव कहलाता है। मैत्री रिश्ता ही सर्वोत्तम रिश्ता कहलाता है। इसीलिए जयप्रकाश नारायण जी इस भाषण में मित्र शब्द का उच्चारण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो वह कहते हैं कि तो मित्रों,
मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है। व्यक्ति का व्यक्ति से झगड़ा मूर्खों का काम है। ज्ञानी व्यक्ति से नहीं झगड़ते हैं, उसके कर्म कुकर्म की आलोचना समालोचना करते हैं। तो कहते हैं कि मुझे किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वो इंदिरा जी हो या कोई हो, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, क्योंकि देश की नीतियां ही जन विकासक नहीं है, रण विकासक है। वो साथ कहते हैं कि मुझे तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है। सिद्धांत ही संत्रासक हो चुके हैं। तो सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। कार्य, मनुष्य कार्य के आलोक में ही अच्छा या बुरा कहलाता है। उन्हें कार्यों से झगड़ा है, व्यक्ति से झगड़ा नहीं है। इसी क्रम में वह महात्मा गांधी और नेहरू की विशेषताओं का भी वर्णन करते हुए कहते हैं, बापू के सामने भी हम कहते थे कि हम नहीं मानते आपकी बात। वह बापू के सामने भी मुंह पर ही कहते थे कि हम नहीं मानते आपकी बात। और बापू में इतनी महत्ता थी, इतनी महानता थी कि वे बुरा नहीं मानते। ये विशेषता थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी में। कोई उनके मुंह के सामने भी जब उनके विचार से असहमत रहता था तो वे बुरा नहीं मानते थे। फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाना चाहते थे। गांधी जी नौजवानों को समझाने में विश्वास रखते थे, समझाना चाहते थे। जयप्रकाश नारायण जी को भी समझाना चाहते थे, समझाते भी थे, नहीं समझाते थे सो बात नहीं है। तो उनकी भी आलोचना की है मैंने। जेपी बुलंद स्वरों में इसे स्वीकार करते हैं। उस जमाने में तो मैं घोर मार्क्सवादी था, वह स्पष्ट करते हैं कि गांधी की आलोचना अगर उन्होंने की तो उसका मुख्य कारण था कि वह उस समय घोर मार्क्सवादी थे, बाद में लोकतांत्रिक समाजवादी बन गए। किंतु बापू की मृत्यु के बाद यहीं से परिवर्तन होता है जेपी के वैचारिक धारा में। कहते हैं किंतु बापू की मृत्यु के बाद कई वर्षों बाद 1954 में मैं सर्वोदय में आया, गया बिहार में। बिहार के गया में वे सर्वोदयी बनकर आ गए 1954 ईस्वी में। यहाँ से गांधी में और भी गुण ही गुण देखने लगे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में भी कहा कि जवाहरलाल नेहरू को वे एक बड़े भाई मानते थे। भाई शब्द को संपादक ने सिंगल इन्वर्टेड कोमा में घेरा है। मैं उनको भाई कहता ही था, भाई कहता ही था। भाई शब्द में कई अर्थ छुपे हुए हैं, लेकिन यहाँ हम सामान्य अर्थ की ओर ही जा रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण जी नेहरू जी को भाई कहते थे। उनका बड़ा स्नेह था हमारे ऊपर, नेहरू का भी स्नेह था। पता नहीं क्यों मुझे वह बहुत मानते थे। यह अजब तथ्य है। कहते हैं कि पता नहीं क्यों मुझे वह बहुत मानते थे। बहुत मानने के पीछे बहुत कारण हो सकते हैं। जयप्रकाश नारायण का पूरा व्यक्तित्व प्रधानमंत्री के लायक ही तो था, जिसका उल्लेख भी उन्होंने इस भाषण में किया है। लेकिन वे प्रधानमंत्री के पद की ओर कभी भी बढ़े ही नहीं। वो कहते हैं कि मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था, लेकिन उनकी कटु आलोचना भी करता था। प्रेम और कटु आलोचना दोनों आवश्यक है, उनमें भी बड़प्पन था। अक्सर तो उन्होंने हमारी आलोचनाओं का बुरा नहीं माना। गांधी की तरह नेहरू जी ने भी इनकी आलोचनाओं का कभी बुरा नहीं माना। लेकिन पटना फायरिंग पर जब मैंने बयान दिया था, मैं मानता हूं कि बहुत सख्त भाषा का मैंने प्रयोग किया था, उस पर वह बहुत नाराज हुए थे। नेहरू जी नाराज हुए थे। उनके भाषण से
यह स्पष्ट होता है कि गांधी और नेहरू की विशेषताओं को भी उन्होंने दिल से स्वीकार किया। यही जयप्रकाश नारायण जी की सबसे बड़ी बात कही जा सकती है। अगला प्रश्न है, दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? संपूर्ण क्रांति भाषण में उन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार स्पष्ट किया कि साम्यवाद के साये में ही दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। उन्होंने कहा, प्रेस रिपोर्टरों से पता चलता है कि इस आंदोलन के द्वारा मैं दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूँ। दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। वह स्पष्ट करते हैं कि यह बात मैंने नहीं कही है, लेकिन प्रेस रिपोर्टों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन के द्वारा दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं और उस पर विचार प्रचार पिछले वर्षों से मैं करता आ रहा हूं और ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सके। अब तो ग्राम पंचायत के चुनाव भी दल के आधार पर हो रहा है, लेकिन उस समय में ग्राम पंचायतों का चुनाव दलीय आधार पर नहीं होता था। निश्चित इसी ओर ध्यान था जयप्रकाश नारायण जी का, और तब वो कहते हैं कि पंचायत प्रतिनिधियों की तरह ही दल विहीन चुनाव हो मार्क्सवाद के अनुसार। अब वो मार्क्सवाद को लाते हैं। पहले सर्वोदय को उन्होंने कहा कि सर्वोदय के मूल सिद्धांत में दल विहीन लोकतंत्र का सिद्धांत है। अब फिर मार्क्सवाद पर वो कहते हैं कि साम्यवाद की ओर, मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना होती जाएगी। इससे यह सिद्ध होता है कि यह समाजवाद, यह साम्यवाद की अवधारणा है, यह सर्वोदय की अवधारणा है, यह जयप्रकाश नारायण की अवधारणा नहीं कही जा सकती है। हालांकि उनका विचार है कि लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब वह दल विहीन हो जाएगा। इसके साथ ही आज का पाठ यहीं समाप्त कर रहा हूँ। ओम शांति शांति।